हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बताया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F बराबर एम ए। क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम फॉर क्या होता है, मास। मास ए फॉर क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है हमेशा, केजी में। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे रखते हैं हमेशा हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या ऐसे रख लें या ऐसे आप लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। दोनों बात सेम है। कल हमने समझाया था कि दोनों बात कैसे सेम है, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया था कि ए जो होता है, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये आप क्लास 9th में अच्छा से पढ़ पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप अच्छा से पढ़ पाएंगे। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, वी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी फॉर टाइम होता है। ठीक है ना, बस एक बात बस याद रखें कि ये जो ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, और ए का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले इसे, या मीटर सेकेंड की पावर -2 बोल। दोनों बात क्या है, दोनों बात सेम है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स। हमें फोर्स फाइंड करना है जब मेरे पास क्या है, एम इक्वल टू कितना है, 10 kg है, और ए इक्वल टू क्या है मेरे पास, तो क्या बोलते हैं, एम इक्वल टू 10 kg, और ए मेरा मतलब मान लो क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स, सिंपल आपको जाना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एम ए। और एम कितना आपका है, 10 kg है, और ए कितना आपका है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्स आ गया, यानी आप इस पर इतना फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है, हम जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिखते हैं, न्यूटन। क्या लिखते हैं हम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। कोई दिक्कत, क्योंकि न्यूटन साहब ने इसके बारे में ये बहुत सारे पे डिस्कशन किया, इनका बहुत सारा बुक इस पे फोर्स पे है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट में क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन के बजाय आप अगर यहाँ भी ये भी लिखा रहे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या है, दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर हमको बात करें व्हाट इज़ द 1 न्यूटन, अगर कोई बोल दे व्हाट इज़ द 1 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन के बारे में बताओ। तो सिंपल सी बात है, F इक्वल टू, ये पॉसिबल तब है जब क्या हो, M इक्वल टू 1 kg और A इक्वल टू कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो M कितना हो गया, 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख़त्म, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको जो फोर्स के बारे में अच्छा से पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 9th में। ठीक है, तब तक आप लोग वेट करें। आगे आते कुछ इसका हम क्वेश्चन और कुछ मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं हम, फिर आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेशर। चलिए आप डिस्कस करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। यानी प्रॉपर्टीज़ बोल दें या इसका करेक्टर बोल दें कि मैग्नेट का करेक्टर क्या होता है। यहाँ ध्यान दें, एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द एंड्स ऑफ द पोल इज स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, किसी भी मैग्नेट में जो होता है उसका पोल के जो नज़दीक होता है, मतलब जो उसका एंड पॉइंट होता है पोल का, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्या बोला, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द एंड
एट द एंड्स ऑफ द पोल इज ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी कोई मैग्नेट है, उसका जो है एंड्स पे जो होगा यहाँ एन और एस पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मजबूत है, खतरनाक वाला स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा, ठीक है। नंबर 2 बोला डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, क्या बोला, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बताता है अगर किसी भी मैग्नेट को आप अगर धागा बांध के उसे हवा में क्या करें, उसे सस्पेंड कर दें और उसे कुछ देर तक छोड़ दें, तो वो हमेशा क्या है, उसका जो है पोल जो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ में जाकर रुकेगा, जो साउथ पोल होगा, समझ गए ना। अगर वो हवा में उसे एयर में सस्पेंड कर दिया जाए तो मैग्नेट जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, जो साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इससे क्या होता है, इससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। क्योंकि पुराने ज़माना में जो होता था, जैसे मतलब नाविक लोग, जैसे सैलर लोग निकलते थे नाव लेके खोज, मतलब वो लोग खोजते थे कहाँ पे कौन एरिया है, तो उस समय जो है ये मैग्नेट बहुत ही हेल्प करता था। क्योंकि हमको मालूम है मैग्नेट हमें 2 दिशा दिखा देता है, नॉर्थ और साउथ। जब भी उसे एयर में क्या होता है, सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा क्या दिखाता है, वो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा दिखाता है। जो हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो उसका नॉर्थ पोल आएगा, जो साउथ डायरेक्शन में उसका साउथ पोल आएगा। इससे हमें क्या मिलता है, द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या। अगला है, अगला ये बोल रहा है ये तो हो गया लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स सबसे खतरनाक वाला इसका जो है प्रॉपर्टीज़ है। मतलब क्या, आप किसी मैग्नेट को कितना पीसेस क्यों ना कर दे, उसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। जैसे मेरा मैग्नेट है, इसे यहाँ से हम कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए तो आपका ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से कट कर दिए, अगर ये साउथ था, ये नॉर्थ है, हमेशा जो है वो डायपोलर क्या होता है, हमेशा डायपोलर। सिंगल पोल में कभी भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सिंगल पोल में कभी भी मैग्नेट क्या करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसे कितना भी पीसेस क्यों कर दे, वो हमेशा अपना पोल नॉर्थ और साउथ पोल में वो बदल जाएगा। वो खुद ब खुद अपना नॉर्थ और साउथ पोल वही बन जाएगा। मतलब वो उसके पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कोई चुंबक है ना, ये एन और एस है, इसे कट कर दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ जो कट किए ये बन जाएगा, इससे क्या, ये एन था, ये बन जाएगा एस बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी इसके लिए क्या हुआ, ये अलग हो गया। अब ये जैसे 2 चुंबक बन गया ना, जैसे मतलब मान लो ये चुंबक है, ये था एन था, मान लो ये एस था, अब ये अलग हो गया, तो एन तो पहले यहाँ है ही, ये बन जाएगा एस बन जाएगा, ठीक है। अब जो चुंबक अलग हुआ उसके लिए क्या था, यहाँ पे एस था, उसके लिए यहाँ क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। यानी चुंबक जो होता है हमेशा क्या होता है, डायपोलर। क्या होता है, डायपोलर। उसे हम पोल से जुदा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। दोनों में इतना फ्रेंडशिप खतरनाक वाला है, उसे हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। अगला है पेयर प्रॉपर्टी। हाँ ये तो हो ही गया, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा ये एक छूट गया, लॉ ऑफ मैग्नेटिक, ये सॉरी ये जो हम बोले तो वो तो पेयर प्रॉपर्टी। क्या था ये था पेयर प्रॉपर्टी। यानी मैग्नेट जो होता है उसे कितना भी कट अप कर दें, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ पोल में रहेगा। अगला है इसका लॉ ऑफ मैग्नेटिक, क्या, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। ये पोल्स ये बताता है कि सेम पोल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रिपेल होता है, और डिफरेंट पोल हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे आप अपने बच्चे में जब आप बच्चे होंगे तो ये सब प्रैक्टिकल किए होंगे। एक चुंबक को लेके, एक चुंबक के पीछे आप ऐसे से कर देते, ऐसे पीछे ऐसे, तो वो चुंबक भागता था। क्यों, अगर मान लीजिए इसका एन पोल था और ये भी एन पोल था, तो सेम पोल दोनों को हो गया, तो सेम पोल हमेशा क्या करता है, वो रिपेल, क्या करता है, रिपेल, ठीक है। किसी चुंबक का जैसे मतलब मान लें यहाँ 2 चुंबक है, एक चुंबक ही एक चुंबक ही, ठीक, ऐसे है। तो बच्चा हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे, तो ये भागता था ऐसे ऐसे। ये भाग क्यों रहा, ये इसलिए भाग रहा था, दोनों के सेम पोल। और सेम पोल क्या करता है, हमेशा क्या करता है, वो रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब सेम पोल रिपेल करता है और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है। कभी कभी आप देखें, आपको जो गोल वाला चुंबक से आप उसको भगाते होंगे, तो कभी कभी चुंबक उलट जाता था, कभी उभर खाबर में, तो फिर चुंबक आके सट जाता था। क्यों, कि डिफरेंट पोल हो गया, ठीक है। अगर एक चुंबक का एन पोल दूसरे चुंबक के एन पोल से अगर सामने लाया जाए, दोनों में क्या हुआ, रिपेल होगा। अगर एक चुंबक का एन पोल दूसरे चुंबक का एस पोल आपस में इसको करीब लाया जाएगा, क्या होगा, वो आपस में चिपक जाएगा, यानी अट्रैक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते, आगे प्रॉपर्टीज से क्या है।
अगला यूज़ ऑफ मैग्नेट। यूज़ ऑफ मैग्नेट ईजी है, आप देखते हैं कि जो आप लाउड स्पीकर देखते हैं उसमें यूज़ होता है, जनरेटर में यूज़ होता है, ये सब ज़्यादा खास है नहीं। अब थोड़ा पढ़ते हैं व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कल भी बता दें, संसार में जितना भी, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, चाहे वो उसको अपने और हम चिपका लें। जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मिटाते हैं, चलिए जैसे मान लें दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे M1 और यहाँ M2 है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R है। तो ये जो M1 वाली जो ऑब्जेक्ट है वो चाह रहा है M2 को अपनी तरफ खींच ले, और M2 चाह रहा कि M1 को अपनी तरफ खींच ले। किस फोर्स से? F इक्वल टू कल भी हमने बताया G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के फोर्स से। तो ये जो होता है हर एक चाहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चिपक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उससे बड़ा ग्रेविटेशन पावर कौन है? अर्थ है। अर्थ दोनों को रोके भाई आराम से रहो, शांत रहो, हम तुमसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है ना। कभी कभी घर में नहीं होता, बच्चा बदमाशी करना चाहता है लेकिन उसे गार्जियन होता, बोला बेटा ऐसे मत करना, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि मतलब ये जो पेन है ना, ये मार्कर भी चाह रहा है हमको कि ये हमें अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। किस फोर्स से? इस फोर्स से। अब मेरा बॉडी भी चाह रहा है ऐसे अट्रैक्ट कर ले, लेकिन उससे सबसे बड़ा फोर्स कौन यहाँ पे लगा हुआ है? जो है अर्थ, और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो, सभी अपने जगह पर क्या है, स्थिर है। सभी क्या, अर्थ का ग्रेविटेशन पावर्स के सब बंधा हुआ। समझ रहे बात को? अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मतलब क्या हुआ? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर कोई फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर लगता है, उसे बोलते क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेफिनेशन हम लिखा आते, फिर अच्छा से हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इसका डेफिनेशन लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैविंग मास। यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट, सभी के पास क्या है? मास है। क्या है? यूनिवर्स में क्या है? जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी के पास मास है। मतलब मास मतलब क्या? तो व्हाट इज मास? मास मतलब क्या? वो चीज़ किस चीज़ का बना हुआ, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर क्या मटेरियल ठुसा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या चीज़ बने हुए हैं, इसमें गोश्त है, ब्लड है, पानी है, बहुत सारी चीज़ मिलकर हम लोग क्या बना हुआ। ये मेरा क्या मास हुआ? क्या मेरा मास हुआ? तो क्या बोला, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में जो भी कुछ होगा उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ मास हुआ, यानी किसी चीज़ को बना हुआ, कुछ मटेरियल उसके अंदर कंटेंस है, मतलब वो क्या है? उसके अंदर मास है। तो इसने बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पूरा ये है ब्रह्मांड जिसको हिंदी में बोलते हैं, यूनिवर्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। और प्रत्येक एक दूसरे को खींचना चाहता अपने तरफ। तो इंसानियत में वही है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग के पास मतलब मान लो कुछ है भी नहीं, मतलब मान लो अपने पैसा खर्च न है, लेकिन हम लोग सपना में क्या देते, कभी कभी हम लोग सपना में कभी बड़ा सपना देख लेते हैं कि हम उसके साथ घूम रहे हैं, मेरे सपना में कोई और आ गई, मतलब बहुत सारी बात हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब अपने जो है क्षमता से ज़्यादा कुछ बात हम सोच लेते हैं, है ना। काश हम वो होते हैं, काश उसके जगह पे हम होते हैं, लेकिन क्या होता, हम वहाँ पे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसका जो है उसका जो ग्रेविटेशनल पावर था हमसे ज़्यादा था, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और हम क्या हो ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट संसार में जितना भी ऑब्जेक्ट है, पूरे ब्रह्मांड में जितना ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है। मास मतलब क्या? देखिए ये है ना, ये मार्कर क्या चीज़ का बना हुआ है? ये इसका मास है, इसका मास है। वेट मतलब क्या? इसका वजन करेंगे तो कितना वेट होता है, वो उसका वेट मतलब वेट किसका होता है? वेट होता है किसी भी ग्रेविटी के कारण क्या होता है? वो वेट होता है। मास क्या होता है? मास जिस चीज़ का ये बना हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो मटेरियल कंटेंस है, यानी इसके अंदर जो मटेरियल ठूसा हुआ है, वो इसका क्या होता है? मास होता है। तो संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी के पास कुछ न कुछ क्या है? मास है, वो किसी चीज़ का बना हुआ है। दूसरी बात है उसके अंदर क्या? एक अट्रैक्शन पावर है, जिस ताकत से वो खींचना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। हम आपको पहले बता चुके हैं ना, ये जो एक मार्कर जो नीचे रखा हुआ, ये भी चाहता है कि हम अशफाक को अपनी तरफ खींच लें,
है ना। हमारा बॉडी भी चाहता है इससे अपने अंदर खींच ले, यानी एक पावर तो लग रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमसे ज़्यादा कौन पावर लगा रहा है, यहाँ पे अर्थ जो है इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा ताकत से इसे बांधे हुआ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था F बराबर G इंटू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। F क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m1m2 क्या होता है, मास ऑफ बॉडीज होता है। m1m2 क्या होता है, मास ऑफ द बॉडीज होता है। और r क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज, यानी दो मासेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, r होता है। क्या होता है वो, उसे हम बोलते हैं r बोलते हैं। जैसे ये है ना, दो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कुछ मास हुआ m1 m2 और इसके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होता है r। तो डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो, आप यहाँ ध्यान देना प्लीज़, प्लीज़ फॉर्मूला यहाँ ध्यान दो प्लीज़, यहाँ ध्यान दो, गौर से देखो, पूरे कांस्टेंट दिमाग कर लो, ठीक है, कांस्टेंट मत करो यार, एक्टिव माइंड कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, F बराबर क्या, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है, वो मास का क्या है, वो मास का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या है, वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या, मास बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बात आ रही समझ में, यानी कि वो मास ऊपर है, मास हम जितना बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ेगा, यानी मास बढ़ाने पे ये बढ़ेगा। लेकिन दूरी जितना बढ़ाएंगे अट्रैक्शन क्या हुआ, घटेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का मानना क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं अगर कोई आदमी है, अगर मतलब मान लो मेरा भाई है, गांव में एक साथ रहते हैं तो दोस्ती थोड़ा कम सम रहता है, सिंपल होता है। लेकिन वही भाई कहाँ, मतलब मान लो कि शहर चल जाता है या अमेरिका चल जाता है, कोई अलग देश चल जाता है, और वो जब यहाँ से आते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, तो दूरी बढ़ा तो हम लोग को दिल में ज़्यादा ख्याल आता है, पता नहीं कब आए, उनसे मुलाकात मेरी कब हो। तो बात समझ में आ रही है ना। तो डिस्टेंस बढ़ा, वो मेरा जनरल लाइफ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अलग बात है। यहाँ क्या है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या, डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली क्या है, 1/r² क्या है वो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली, अब दो बात हमने यूज़ किया, एक बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला। ये देखिए क्लास 8 में आपका चैप्टर है मैथ में। इसका मतलब क्या हो, समझाते हैं। मान लो 1 kg चावल का दाम क्या है, 1 kg चावल का दाम अगर 20 रुपया है तो 2 kg चावल का दाम कितना हुआ, 40 रुपया हुआ। 3 kg चावल का दाम कितना हुआ, 60 रुपया हुआ। अगर 4 kg राइस का दाम कितना हुआ, 80 रुपया हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो मनी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मान लो अमाउंट घटाएंगे, मतलब मान लो अगर हम 10 किलो चावल ले रहे थे, आप 5 किलो चावल लेना चालू करेंगे, अमाउंट घटाएंगे तो रुपया क्या हुआ, खुद ब खुद कम हुआ। यानी किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरे क्वांटिटी बढ़े और एक क्वांटिटी घटाने पे दूसरे क्वांटिटी भी घटे, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मेरे रोने से मेरा दोस्त रोने लगे, मेरे हंसने से मेरा दोस्त हंसने लगे, तो हम क्या बोलते हैं, हम दोनों में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ऐसा दोस्त है यार, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा को और हम रोएं वो भी रोते, हमें फिर चुप कौन करेगा, फिर दोनों रोते रह जाएंगे। रो भाई, कंपटीशन चल जाएगा, हु इज़ द विनर ऑफ वीपिंग, रोने में कौन विनर है। कोई दिक्कत, तो आपको फॉर्मूला अच्छा से समझ में आ गया होगा, F = G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। m1 m2 आर द मासेज ऑफ द बॉडीज, क्या है, m1 एंड m2 आर द मासेज ऑफ बॉडी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज। g का वैल्यू हमने लिख दिया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये इसका होता वैल्यू होता, ठीक है। तो आगे फिर हमने क्या लिखा, कुछ हम पॉइंट लिखा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे किसके बारे में, वेट और मास के बारे में, मास और वेट के बारे में। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वेट के मास क्या होता है, हमारा ये चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है, इसके अंदर क्या मटेरियल से बना हुआ, वो इसका क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। ऐसा बात नहीं है ये मार्कर को अगर ले जाएंगे हम स्पेस पे तो ये मार्कर बदल जाएगा, है ना, ये पानी बन जाएगा, ऐसा बात है नहीं। तो मासेज में चेंजेज नहीं होगा,
मास जो है जिसका बना हुआ इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे? वो वेट पे। और आपको अच्छा से मालूम होगा अगर कोई चीज़ यहाँ पे 60 kg के अर्थ पे है, उसे अगर मून पे ले जाएं तो वो क्या होता है, उसका वेट जो होता है 1/6 से क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब कोई अगर 60 kg की चीज़ है उसे मिलेगा मून पे तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 10 kg, यानी उसे आप 6 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। तो मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या चीज़ उसके अंदर कंटेंस है, द अमाउंट ऑफ मेटर्स कंटेंस इज कॉल्ड मास, कोई दिक्कत नहीं। वेट क्या होता है? वेट, तो वेट को हमने लिख दिया, वेट इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी। ये किसके कारण होता है? ग्रेविटी कारण हो रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। ग्रेविटी कारण क्या, और हमारे पास वेट मिल रहा है। तो वेट होता है इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग कर रहा है अर्थ का, तो उसी कारण क्या हो रहा है, मेरे पास एक वेट मिल रहा है। तो वेट फॉर्मूला, वेट mg, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मास कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, चाहे उसे पूरे ब्रह्मांड आप घुमा दो इसको। अगर इस मार्कर को आप पूरे ब्रह्मांड लाख घूम जाओ, यहाँ रहो या कहीं भी चल जाओ, ये मार्कर ही रहेगा। ये इसके अंदर जो मटेरियल वो बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर कोई चेंज हो सकता है, अगर कोई ज़ीरो हो सकता है, वो क्या इसका है? वेट ज़ीरो हो सकता है। क्या लो, वेट कैन बी ज़ीरो एज इन द स्पेस नो ग्रेविटी, यानी जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा होगा उस सिचुएशन में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वेट ज़ीरो हो सकता है भाई साहब। इसका वेट यानी वहाँ तौल हो जाकर इसको ज़ीरो शो ऑफ करेगा। मतलब इसका मतलब ये है, इसके अंदर जो है मटेरियल अभी भी जो है, देख रहे हैं ना, ये जो मटेरियल अंदर ठुसा हुआ है ना, जिसका बना हुआ, वो उसका मास हो गया। और जिससे हम तौलते हैं, नापते हैं, ऐसे का तराजू, अब तो ये नहीं है, अब तो सब इलेक्ट्रिकल तराजू आ गया, तो उससे हम लोग काम कर लेते हैं ना। तो मास कैन नॉट बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो एज इन द स्पेस ऑफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई परेशानी? हेलो, समझ पा रहे हैं? अगला क्या है? वेट कॉमनली मेजर इन न्यूटन। वेट को हम मापते हैं किस में? न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। लेकिन न्यूटन में क्यों मापेंगे वेट को? देख रहे हैं यहाँ एम क्या होता है? एम का होता है केजी होता है, जी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं हम? न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो वेट को हम न्यूटन में मापते हैं, लेकिन मास को हमेशा मापते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं हम? अक्सर कॉमनली हम लोग जो मास जो मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं? वो मेज़र करते हैं किलोग्राम में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? मास कॉमनली मेजर इन किलोग्राम, वेट कॉमनली मेजर इन द न्यूटन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैविंग मास एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर। दुनिया में जितना भी, संसार में जितना ऑब्जेक्ट है, सभी के पास कुछ ना कुछ मास होता है, और वो अपने क्या करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है एक फोर्स से, जिस फोर्स क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, F = G × m1m2/r², जहाँ F क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सॉरी, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, G फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, एंड M फॉर मास, m1 × m2, सॉरी m1 और m2 होता है, वो क्या होता है? मास ऑफ बॉडीज होता है। R होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेज। G फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू इसका होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या? मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द मेटर्स कंटेंस, जिससे बना हुआ, उसके अंदर जो मेटर्स भरा हुआ, वो उसका क्या हो गया? मास हो गया। वेट क्या होता है? जो अर्थ जो है ग्रेविटी कारण जो अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। तो वेट और मास में बहुत फ़र्क है। वेट ज़ीरो हो सकता है, मास कहीं भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा जो है ले जाएं जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहा, तो उस केस में इसका जो वेट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। लेकिन मास कैन नॉट बी ज़ीरो इन एनी सिचुएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक?
और हमेशा मास को मापते हैं किलोग्राम में मापते हैं, और वेट को हमेशा मापते हैं न्यूटन्स में। क्या कोई दिक्कत है? हाय, ठीक है, 2 मिनट रुक जाए प्लीज़। चलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखा होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी वैसा फोर्स जो कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स क्या बोला जाता है? वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो 2 टाइप्स को होता है, हमको मालूम शुरू से जानते हैं। चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होता है? मिलता है, क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पे? अट्रैक्शन। जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज ही हो जाए, या एक नेगेटिव चार्ज दूसरा भी नेगेटिव चार्ज ही हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि 2 अलग अलग चार्ज है ना। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों क्या है? सेम चार्ज है। या दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, उस केस में क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को हटाएगा, उसे अट्रैक्ट नहीं करे। यही क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज यहाँ पे था। तो आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट द्वारा जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फर्स्ट इज द नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड इज ए पॉजिटिव चार्ज। जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे लाइक चार्ज हो गया, तो लाइक चार्ज हमेशा करता है रिपेल करता है। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी डिफरेंट चार्ज मिले तो क्या होता है? यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ चार्ज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में चलेगा प्रेशर। प्रेशर कल बहुत बेहतरीन ढंग से चलने वाला है, और फिर उसके बाद प्रेशर कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।